हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बेटा। जिस तरीका से हमारा सीक्वेंस चल रहा है 12th क्लास की सीरीज का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो नया टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत जो विद्युत को उसको घुमाने में किया गया जो कार्य था उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक को मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि इस जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास, इसके पुराने जो वीडियोस है हमारे पास वो भी बहुत सारे दो बार शायद पड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तीसरी बार उन वीडियोस को बनाऊं। इसलिए मैंने एक डिसीजन ये लिया है कि भाई इन वीडियोस को अपन जब बना रहा हूँ मैं, तो क्यों नहीं अपन को जितना पार्ट हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है हमारे पास, उसका जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को क्यों नहीं मैं एक बड़ा वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू है नहीं, लेकिन आपका जो सारी चीज है वो एक ही लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी, तो उस लेक्चर को आप आराम से देख सकते हो। इसमें हम जब स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी अपन करने वाले हैं मेरे एक तो गाउस के नियम की और एक गाउस के नियम का अनुप्रयोग, यानी गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमारे पास कितने हैं? 3 अनुप्रयोग हैं। एक तो हमारे पास है अनंत रेखीय आवेश के कारण, एक हमारे पास है जो आवेशित अचालक परत है उसके कारण, एक हमारे पास है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब देखो, लेकिन गाउस के नियम पढ़ रहे हो ना, तो गाउस के नियम के पढ़ने से पहले हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ाया है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को आपको विद्युत फ्लक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स हमारे पास काम में आएगा। अगर जनरली देखा जाए तो गाउस का नियम जो होता है हमारे पास, वो विद्युत फ्लक्स को ही बताता है कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप विद्युत फ्लक्स के बारे में जरूर जानकारी ले लीजिएगा, और जो जानकारी जो लोगे इसी चैनल पर आपको विद्युत फ्लक्स के नाम से मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपके पास जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट के सारी वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वहां जाके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, जो आप उसमें 4 चांद लगा सकते हो, और एक अच्छे भविष्य के लिए आप एक अपना बेस क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो उस रिगार्डिंग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। देखो गाउस का नियम, और इससे पहले 2 लेक्चर मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बता दिया विद्युत फ्लक्स, एक मैंने बता दिया आपको सतत आवेश वितरण यानी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण का जो वीडियो है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा वहां से, है ना। तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, इधर उधर भागने की आपको जरूरत कहीं है नहीं। सबसे बेस्ट क्लासेस आपको फिजिक्स को यही मिलने वाली है बेटा, और यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम ग्राउंड टू फिजिक्स आपको समझाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू आपके लिए जनरेट नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं गाउस का नियम। ठीक है ना। देखो समझो, मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? गाउस के नियम की। गाउस का नियम, गॉसेस लॉ। गाउस का नियम, गॉसेस लॉ। ठीक है ना। देखो, जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होता है वो हमारे पास ये होता है कि कोई भी हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, यानी कि कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हमारे पास किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस संख्या को अपन क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी कौन देता है? हमारे पास गाउस का नियम जानकारी देता है। तो देखिए समझिएगा, मैंने एक कोई भी बंद सरफेस ले ली, बंद सतह ले ली, कोई भी सतह ले ली मैंने, ये कोई भी सेफ कोई भी आकृति ले ली, ये बंद सरफेस हमारे पास। कैसी है? बंद सरफेस। ये देखो, ये हमने बना दिए बंद सरफेस, बंद सतह, क्लोज पथ बना दिया ये लो भाई, बन गया। इस तरीका से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये लो अलग अलग पार्ट्स में, ये लो। ये सतह, ये सरफेस हमारे पास कैसी भी हो सकती है, ये निश्चित आकार की भी हो सकती है और ये अनिश्चित आकार की भी हो सकती है। निश्चित अनिश्चित से क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास एक सतह आ गई, वर्गाकार है मेरे पास, है ना, स्क्वायर शेप में है, या रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप है हमारे पास, तो
तो उसका आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी अनडिफाइंड शेप आ गई है, यानी अनिश्चित आकार की शेप आकृति आ गई है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। गाउस ने इसी चीज पर क्या किया था, फोकस किया था। उसने बोला कि सर अगर आपके पास ऐसी एक बंद सतह आ जाती है जिसका क्षेत्रफल निकालना आसान नहीं है, या कोई भी और चीज उसको मतलब स्टडी करना उसका आसान नहीं है, तो उसको अपन छोटे छोटे अल्पांश यानी एलिमेंट से मिला हुआ मान सकते हैं, यानी अल्पांश में उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस पर कुल आवेश हमारे पास कितना होता है, Q होता है, और इसका टोटल एरिया अगर बात कर लेता हूं तो मेरा कितना है, A है। इसका मतलब टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, A। अगर मैं यहाँ पे किसी एक एलिमेंट की बात करता हूँ, एक अल्पांश की बात करता हूँ, तो अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा बेटा, dq, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, dA हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट यानी अल्पांश है। इस और आपको पता है कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस ने कुछ नहीं किया है, गाउस ने ये बोला है कि किसी भी बंद पथ या बंद सतह से जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है, यानी कि कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है, कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है, वो इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, वो इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो बोला है इसने। क्या बोला है इसने, कि कोई भी हमारे पास एक बंद सतह है, उस बंद सतह से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह पर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसने थोड़ा लिखा अलग तरीका से था, इसने लिख दिया कि सर टोटल निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, बंद सतह के लिए पढ़ रहे हैं तो इसने देखो पूरा का एक साथ नहीं निकाला, इसने किसका निकाला है, अल्पांश का निकाला है, यानी एलिमेंट का निकाला है। ये मैंने अल्पांश आपको बता दिया कि डीए इसका क्षेत्रफल और डीक्यू इस पर क्या है, आवेश है। तो इससे संबंधित इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, देखो इंट्रीगेशन क्लोज पाथ, बंद लूप है इसलिए हमने बोल दिया इंट्रीगेशन क्लोज पाथ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान होगी, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आएगी नहीं? यानी गाउस ने क्या बोला कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, गाउस का नियम है। बात समझ में आ गई? अब देखो गाउस का नियम हमारे पास एक प्रकृति का मौलिक नियम तो है नहीं, मौलिक नियम इन द सेंस यानी यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं जो सभी जगह लागू होता है, यानी कि गाउस का नियम सब जगह लागू नहीं होता। तो आप बोलोगे सर कहाँ कहाँ लागू होता है, तो देखो गाउस का नियम वहां लागू होता है जहां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालना की जाती है। जैसे कूलाम का नियम हमारे पास क्या होता है, एफ समानुपाती, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी अपॉन में आर आ रहा है क्या, यानी कि हमारे पास व्युत्क्रम वर्ग नियम के जो पालन करता है नियम, उन सभी जगह हमारे पास गाउस का नियम क्या होता है, लागू होता है। हर जगह गाउस का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, इसकी जब स्टडी करते हैं, इसका जो अध्ययन करते हैं, तो इसके अध्ययन के लिए एक पृष्ठ की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस काल्पनिक पृष्ठ को अपन मानते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा आपको इतना फोकस करना है कि भाई गाउस के नियम का कथन यानी इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट की मैंने बात कर ली कि गाउस के नियम हमारे पास क्या बताता है बेटा, गाउस के नियम ये बोलता है कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित या निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्लॉज पाथ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गाउस का नियम बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ये अल्पांश के लिए हमने किया, अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा, अगर EDA हमारे पास E वेक्टर और A वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच में एंगल कितना होगा हमारे पास 0 डिग्री। अगर डॉट को हटाऊंगा तो ADA cos थीटा यानी EDA cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा EDA, अगर E हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू A क्या है, कांस्टेंट, तो E को मैं कितना ले लेता हूं बाहर, इंटीग्रेशन क्लोज पाथ हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा DA, और इक्वल टू क्या मिलेगा हमको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इंटीग्रेशन क्लॉज पाथ यानी छोटे छोटे इतने सारे एलिमेंट, इतने सारे अल्पांश है, इन अल्पांशों को सम अप करूंगा, इनको ऐड ऑन करूंगा, तो मुझे इस आकृति का टोटल क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस आकृति का टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा तो EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। और विद्युत फ्लक्स का जब आप वीडियो देखोगे तो आप पाओगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल जो सदिश होता है उसके गुणनफल को अपन बोलते हैं बेटा विद्युत फ्लक्स। तो इसका मान हमारे पास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास जो गाउस का नियम
जो बताता है वो हमारे पास किसको बताता है, निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान को बताता है। देखो यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, मैंने समीशन लगा दिया है, यानी स्मॉल क्यू क्यू डी क्यू अपन मिलकर बनाएंगे तो टोटल इस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। यहाँ पे आप एलिमेंट के लिए है तो आप क्या ले लो, यहाँ पे डी क्यू ले लो, या कि इस पर आवेश कितना है डी क्यू, क्योंकि हम अल्फांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, इसलिए क्यू की जगह आप डी क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या डायरेक्ट आप क्यू भी लिख दोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट क्यू लिखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या है, कुल आवेश, और समेशन ऑफ डी क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि डी क्यू ऐड होकर हमारे पास ये भी क्या बनाएंगे बेटा, क्यू बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास गाउस का नियम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला गाउस का नियम वहीं लागू होता है उन क्षेत्रफल सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। और इसको जब पढ़ते हैं तो हम एक काल्पनिक पृष्ठ की बात करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ, और उस पृष्ठ से संबंधित अपन विद्युत फ्लक्स का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास गाउस के नियम के बारे में जितनी भी सारी नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा और ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास जो एक टॉपिक आता है इसके बाद में वो आता है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग आते हैं हमारे पास। क्या आता है, देखो लेक्चर बड़ा होने वाला है लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि गाउस के नियम आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, सारे का सारे क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक आता है वो इससे रिलेटेड ही हमारे पास, और वो टॉपिक हमारे पास गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। देखो तीनों के तीनों अनुप्रयोग में इसी जो लेक्चर है इसके अंदर करा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है और पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके समझ में नहीं आएगी कुछ भी, ये चीजें आप ध्यान रख लेना, इसलिए स्किप नहीं करना, आपको हर लाइन को फोकस करना है, हर लाइन को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो समझो, गाउस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं किसके, गाउस के नियम के अनुप्रयोग की, तो गाउस के नियम यानी एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस के नियम के हम तीन अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तीन अनुप्रयोग में पहला है हमारे पास अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अनंत रेखीय आवेश के कारण या अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है हमारे पास आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा हमारे पास गोलीय को चालक गोला हो सकता है, खोखला गोला हो सकता है, या गोलीय कोश हो सकता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट जो हमारे पास अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग है हमारे पास अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमारे पास वो है हमारे पास अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ठीक है ना। अनंत रेखीय आवेश के कारण अपन को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी दिशा निकालने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा मैंने पिछले लेक्चरों में कवर करा दी है, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाके देखिए, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत बल रेखाएं आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं हमारे पास वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पथ को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन के पथ को प्रदर्शित करती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं को। तो अब मैंने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो इसमें बेटा जब भी हम इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर हमेशा दो डायग्राम बनेगी, एक तो डायरेक्शन के लिए डायग्राम बनेगा और एक हमारे पास किसके लिए डायग्राम बनेगा, खुद के व्यंजक के लिए डायग्राम बनेगा। यानी उसका डेरिवेशन करेंगे, उसका फॉर्मूला अपन व्युत्पन्न करेंगे, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके लिए डायग्राम बनेगा। यानी हमारे पास डायग्राम दो बनने वाले हैं और दोनों डायग्राम पे आपको फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना। डायग्राम समझ में आ गया तो डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ जाएगा एंड फॉर्मूला एस्टेब्लिश कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दो डायग्राम में साथ साथ बना रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं दिशा के लिए और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं व्यंजक के लिए। डायग्राम साथ साथ में बनेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल एकदम। सबसे पहला जो डायग्राम है वो मैं बात कर रहा हूं बेटा किसके लिए, दिशा के लिए।
दिशा हेतु, फॉर द डायरेक्शन। दूसरा जो डायग्राम मैं बनाऊंगा इसी में बनाऊंगा वो मैं व्यंजक हेतु, व्यंजक हेतु यानी फॉर द फॉर्मूला, फॉर द फॉर्मूला। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब समझना दिशा के लिए डायग्राम हमने देखो अनंत यानी इनफाइनाइट हमारे पास वो एक जगह है या वो हमारे पास वस्तु है, कुछ भी हो सकता है अनंत, जिसका अपन अध्ययन नहीं कर सकते। अनंत है क्या? इनफाइनाइट वो सारी चीजें जो हम देख नहीं सकते उनको, और जिनको देखेंगे नहीं उन पर अध्ययन यानी उनकी स्टडी कैसे करेंगे? तो ये तो तय हो गया कि अनंत का अपन अध्ययन नहीं कर सकते। हमने बोला कि अनंत रेखीय आवेश के कारण, तो अनंत ऐसी चीज है जिसका अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए अनंत का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस जो अनंत लंबाई का चालक तार था उसको सीमित लंबाई का मान लिया। किसका मान लिया है? सीमित लंबाई का। तो मैंने क्या बोला आपको, देखो ध्यान से बेटा, ये डॉट डॉट ये तो हमारे पास अनंत को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब मैंने क्या किया, एक सीमित लंबाई का मान लिया है, ये मैंने सीमित लंबाई का मान लिया, डॉट डॉट डॉट, यानी ये तार मैंने मान लिया बेटा सीमित लंबाई, और इस सीमित लंबाई को मैंने नाम दे दिया कितना? कैपिटल एल। सीमित लंबाई को कितना नाम दे दिया? कैपिटल एल। यानी अनंत रेखीय हमारे पास आवेश चालक तार था, उसको अपन ने एक कैपिटल एल लंबाई जो कि सीमित लंबाई उसको हमने मान लिया है। बात क्लियर? अब देखो समझो, इस तार का कोई ना कोई हमारे पास मध्य बिंदु होगा। मैंने इस मध्य बिंदु को क्या मान लिया बेटा? ओ मान लिया है। और इस मध्य बिंदु से हमारे पास, इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अपन को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस एक साथ अध्ययन तो करता नहीं है। किसकी बात करता है बेटा? अल्पांश यानी एलिमेंट की बात करता है। यहाँ पर भी किसकी बात करेगा? एलिमेंट यानी अल्पांश की बात करेगा। तो मैंने बोल दिया कि सर इसके मध्य बिंदु से एल दूरी ऊपर और इसके मध्य बिंदु से एल दूरी नीचे। एक अल्पांश तो ऊपर है और एक अल्पांश बेटा किधर है? नीचे है। इनको हमने क्या मान लिया बेटा? अल्पांश मान लिया है। क्या मान लिया है? अल्पांश यानी एलिमेंट मान लिया है। अब दो एलिमेंट हमने मान लिए हैं, यानी ये वाला अल्पांश इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा और ये वाला अल्पांश भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। यानी दोनों के दोनों अल्पांश हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। ऐसा अल्पांश इसके नीचे होगा तो यहाँ पर भी इसके नीचे होगा, इसके और नीचे होगा तो यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ अल्पांश है तो यहाँ भी अल्पांश है, यानी प्रत्येक ऊपर वाले के विपरीत दिशा में नीचे भी एक अल्पांश होगा। अर्थात एक साथ हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखना समझना बेटा, यहाँ तक मैंने आर दूरी मानी है, यहाँ तक एल मानी है। अगर यहाँ पर कोई अल्पांश रखा हुआ तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बेटा? इधर होगी। और यहाँ पर कोई अल्पांश रखा हुआ है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। मैं इस वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान रहा हूं E1 और इस वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान रहा हूं मैं E2 वेक्टर। इस अल्पांश को मैंने नाम दे दिया A और इस अल्पांश को मैंने नाम दे दिया B। तो अल्पांश A के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको E1 वेक्टर बोल दिया है, और अल्पांश B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैंने E2 बोल दिया है। अगर आप पाओगे तो मैंने इसको बिंदु P बोला था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोला था बेटा? बिंदु P बोला कि ये हमारे पास क्या है? बिंदु P है। और बिंदु P पर अपन चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब मैंने देखा कि आप जब इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो पढ़ोगे आप, विद्युत बल रेखाएं, तो उसमें आप पाओगे कि भाई विद्युत बल रेखाओं के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी गुणधर्म, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि two electric field line never be cross to each other because at the cross section point there will be two direction of the intensity of electric field which is not possible। यानी मैंने क्या बोला कि दो बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। अब आप एक तरफ तो बोल रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज ए वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, और एक तरफ आप बोल रहे हो दो दिशा हो रही है कि बिंदु पर, तो क्या संभव है क्या? अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? एक ही होगी। इसलिए कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमको निकालना होता है मान, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो निकालना है अपन को, लेकिन इस बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती हैं। जब दो दिशाएं हो जाती हैं तो अपन कुछ नहीं सोचते, एक नियम
हमारे पास है कि उसको घटकों में विभाजित कर दो, यानी अपन जो क्वांटिटी दी हुई है, जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उसको फैक्टराइज कर दो। आप क्या कर दो? फैक्टराइज। घटक कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो sin थीटा होता है, एक cos थीटा होता है, यानी एक तो 36 घटक होता है और एक हमारे पास क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक होता है। 36 घटक अपन कंसीडर करते हैं cos थीटा को, ऊर्ध्वाधर घटक कंसीडर करते हैं अपन sin थीटा को। बात क्लियर हुई कि नहीं? देखिए जरा, अगर मैं इस E1 की बात करूं तो इस E1 का लंबवत घटक तो बेटा इधर हो जाएगा और इस E1 का क्षैतिज घटक किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अगर क्षैतिज घटक की बात करूं देखो, अगर ये हमारे पास बेटा थीटा एंगल है, ये हमारे पास थीटा एंगल है ना? तो देखो ध्यान से, अगर या फिर इसको थीटा मान लो आप, या फिर इनको आप क्या मान लो, ये वाले भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? थीटा हो जाएंगे। अगर ये थीटा हो जाएंगे तो ये हमारे पास इसका क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर इफेक्ट होगा E1 sin थीटा। सेम इस E2 की बात करूंगा तो इसके भी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल फैक्टर एंड वर्टिकल फैक्टर होंगे, परपेंडिकुलर फैक्टर होंगे। तो इसका E2 का लंबवत घटक होगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और इसका क्षैतिज घटक भी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी मैं बोल रहा हूं अनंत रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे पास क्या है बेटा? दो है, और दोनों की दिशा डायरेक्शन हमारे पास क्या है? अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में हमने इसको घटकों में विभाजित कर दिया है, यानी घटकों में बांट दिया है। E1 वेक्टर इधर जा रहा है, E2 वेक्टर इधर जा रहा है। E1 sin थीटा ये हो गया और E1 cos थीटा ये हो गया। इसी प्रकार इस E2 की बात करें तो ये E2 sin थीटा हो गया और ये E2 हमारे पास क्या हो गया? cos थीटा होगा। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो समझो, जब अपन विद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं, तो E इक्वल टू हमको मिलता है KQ/R²। यानी एक तो हमारे पास आवेश मिलता है Q और एक हमारे पास उसकी दूरी मिलती है, यानी KQ/R²। अगर मैं इसके कारण, अगर मैं इस पर एक आवेश, जैसे हमने इसको आवेश दे रखा है बेटा, कर लीजिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाओ। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे तुरंत कॉल किए करो, आपको इंस्टेंटली आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF फॉर्मेट के अंदर, जिसको आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे। ओके, सो देखो बेटा, अगर मैंने इसको Q आवेश दिया है तो ये DQ हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास DQ हो जाएगा, इसकी लेंथ DL हो जाएगी बेटा, इसकी लेंथ भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? DL हो जाएगी। यानी इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी KQ/दूरी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो R² + L² हो जाएगा अंडर रूट का। इसकी बात करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? R² + L² हो जाएगा। अगर इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो KQ/R², यानी K तो K हो गया Q DQ और अपॉन R² यानी ये दूरी स्क्वायर हो गई। और अगर इसके कारण निकालूं तो यहाँ पर भी KQ/ दूरी का स्क्वायर हो गया। यानी मुझे पता लगा इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिमाण परस्पर कैसा है? समान है। परिमाण कैसा है? परस्पर समान। देखो यहाँ पर थीटा थीटा भी कैसा है? समान। अगर आप गौर से देखोगे तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि E1 और E2 का मान कैसा है? समान। sin थीटा और sin थीटा का मान कैसा है? समान। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी कैसे होंगे? समान होंगे, यानी सेम होंगे। इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं ना, इन अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। जब इन दोनों का परिमाण समान लेकिन विपरीत दिशा हो तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? निरस्त कर देंगे, अर्थात कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन आपने ये देखा कि E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, यानी कि इनके दोनों के जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों ही समान दिशा में हैं। दोनों ही किस दिशा में हैं? समान दिशा में। और दोनों ही जब समान दिशा में होती हैं तो ये परस्पर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अर्थात बिंदु P पर अगर मैं बात करूं तो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, वो हमारे पास इनके क्षैतिज घटक यानी जो हॉरिजॉन्टल जो फैक्टर्स हैं उनके कारण होगी और उनके योग के क्या होगी? बराबर होगी। आपको एक चीज भी दिख रही होगी कि देखो ये हमारे पास अनंत रेखीय आवेश चालक तार है। इसके कारण इस बाह्यतम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की E1 भी इधर जा रहा है, E2 भी इधर जा रहा है। यानी E1 E2 को जोड़ेंगे तो इनका परिणामी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तो इधर ही जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो इस छड़ के लंबवत किधर होती है? बाहर की ओर होती है, यानी आउटवर्ड कंडीशन में होती है, यदि इसको धनावेशित किया गया हो।
तो ये तो हमारे पास दिशा के लिए क्लियर हो गया। बात समझ में आगे कि नहीं आ गई? आपको कोई बोल दे कि सर अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, तो आप क्या ये बोलोगे कि सर अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्यतम बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर होती है, यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, व्यंजक की बात करते हैं। तो व्यंजक के लिए अपन अलग डायग्राम बनाएंगे, देखना समझने की कोशिश करना। मैंने वही तार ले लिया, अनंत रेखीय आवेश सीमित लंबाई का ले लिया, ये लो, इस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब देखो कोई भी हमारे पास चालक तार है, सपोज ये एक मार्कर है मेरे पास, ये चालक तार है। अगर मैंने इस चालक को आवेश दिया है, क्या दिया है, इसको चार्ज कर दिया है, इसको आवेशित कर दिया है, तो इसके चारों ओर हमारे पास एक क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण होगा कि नहीं होगा? तो इस पर आवेश चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर बराबर दूरी पर तो होगा। अगर ये बराबर दूरी पर होगा तो कुछ इस तरीका से बनेगा ना, और इस तरीका से बनेगा तो ये पूरा नीचे तक बनेगा, क्योंकि लंबा है तो पूरा ऐसे बनेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक बेलन बोल सकता हूं ना, यानी एक सिलेंडर फॉर्मेट के अंदर बोल सकता हूं। यानी हमने इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र था उसको हमने इस तरीका से डिनोट कर दिया है, और इसको मैंने क्या मान लिया है कि हमारे पास क्या है, काल्पनिक बेलन है। क्या है, काल्पनिक बेलन है। और इसको मैंने ये बोल दिया कि काल्पनिक गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ है। क्या है, काल्पनिक गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ। और इस पृष्ठ के थ्रू हमारे पास एक बिंदु बाहर है, उस बिंदु पर निकलने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका उपयोग करके निकालनी है बेटा? गाउस के नियम का उपयोग करके निकालनी है। देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल शेप यानी हमारे पास बेलनाकार आकृति का है। बेलनाकार अगर आकृति को देखूंगा तो मुझे तो एक लंबा वाला भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक इसके नीचे वाला भाग मिलेगा मुझे, है ना, एक इसके ऊपर वाला भाग मुझे मिलेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखो हम जब भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है उसको अपन बोलते हैं एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो सदैव सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर द सरफेस होती है। यानी इस लंबे भाग की सतह देखूंगा तो ये है, तो लंबवत या तो इधर होगा या लंबवत इधर होगा। इस भाग की देखूंगा तो इसके लंबवत किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर। इस भाग की बात करूंगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, नीचे होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? देखना बेटा, जब मैं इस पर क्यू आवेश दिया है और इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है बेटा? कैपिटल एल मानी है। कितनी मानी है? कैपिटल एल। और देखो यहां तक इससे आर दूरी पर हमने क्या माना है? एक बिंदु माना है। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? त्रिज्या हो गई है। आर इसकी क्या हो गई है? त्रिज्या। ये लो आर इसकी क्या हो गई है? त्रिज्या हो गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर आप समझोगे तो देखो, अगर मैं एक भाग ये गया, ये भाग ये हो गया, और एक पार्ट हमारे पास ये हो गया, यानी बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक बीच वाला भाग होता है, और एक ऊपर वाला भाग, और एक नीचे वाला भाग हमारे पास होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट है अल्पांश है, यहाँ पर भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अल्पांश यानी एलिमेंट, और यहाँ पर भी मैं अल्पांश यानी एलिमेंट की क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूं तो ये सभी जगह ऐसी होगी, बाहर की तरफ। यानी इस भाग में भी हमारे पास ई वेक्टर किधर होगा बेटा? इधर होगा। इस भाग में भी हमारे पास ई वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। और इस भाग में भी हमारे पास ई वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। अगर इस भाग की बात करूं तो नीचे वाला भाग है क्षेत्रफल सदिश, यानी एरिया वेक्टर किधर होगा हमारे पास? नीचे की ओर होगा। यानी मैं इसको डीए वेक्टर बोल देता हूं, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए एरिया वेक्टर कितना होगा बेटा? इधर होगा। अब इसके लिए एरिया वेक्टर हमारे पास किधर होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिधर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। यानी दो भागों में अगर देखोगे, भाग एक और भाग दो में देखोगे, तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर, ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक दूसरे से समकोण पर है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जबकि तीसरे भाग यानी पार्ट थर्ड में देखोगे तो ई वेक्टर और ए वेक्टर हमारे पास समान दिशा में है, यानी इनके मध्य बनने वाले कोण का मान कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। अगर मैं इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की बात करूंगा तो इसके कारण फ्लक्स प्लस इसके कारण फ्लक्स और प्लस इसके कारण फ्लक्स, यानी तीनों को जोड़ दूंगा और जोड़ के योग करके उनका एडिशन करके वो हमारे पास मान होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। देखो समझो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमारे पास क्या होगा? इंट्रीगेशन क्लॉज पाथ 1 के लिए बेटा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर
प्लस इंट्रीकेशन क्लॉज पाथ फॉर 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंट्रीकेशन क्लॉज पाथ फॉर 3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और गाउस की नियम की सहायता से क्या होगा बेटा, एक क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी भाग एक के लिए क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना, यानी इसके कारण फ्लक्स प्लस इसके कारण फ्लक्स और प्लस इसके कारण फ्लक्स, इन तीनों का योग कर दिया जाए तो हमको इस पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गाउस के नियम की सहायता से किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ डॉट को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, cos थीटा, यहाँ पर डॉट को हटाऊंगा तो क्या जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पर डॉट को हटाऊंगा तो क्या जाएगा, cos थीटा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाग 1 और 2 में ई वेक्टर और डी वेक्टर परस्पर लंबवत है, अर्थात थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन बीच वाले भाग में हमारे पास थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा में है। अगर मैं cos 90 की बात करता हूँ, ये cos 90, ये cos 90 और ये cos 0, तो cos 90 ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos 90 cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग तो कितना हो जाएंगे, 0। बचेगा कौन सा, ओनली ये वाला भाग। तो देखो हमारे पास बचा क्या, इंट्रीकेशन क्लॉज पाथ ई डी ए बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर मैं यहां से E को बाहर ले लेता हूं, क्योंकि E इज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A, बिकॉज हियर अपन क्या कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू A, इसलिए अपन E को किधर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। E को यदि मैं बाहर ले लेता हूं तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन क्लॉज पाथ DA इज इक्वल टू मुझे मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको पता लगेगा इंट्रीकेशन क्लॉज पाथ, अगर डीए की बात करूंगा तो इससे डीए एलिमेंट को अगर जोड़ते जाएंगे तो टोटल एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डीए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बेटा, ए होगी। ए वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो देखो मुझे मिला क्या, E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आपको मिल गया है। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जहां लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करें, ये हो नहीं सकता। यानी रेखीय आवेश वितरण हो रहा है और रेखीय आवेश घनत्व की बात नहीं करें तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि बेटा जो रेखीय आवेश घनत्व होता है हमारे पास वो होता है लैम्बडा, और लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्यू अपॉन एल होगा कि नहीं होगा। देखो क्यू अपॉन एल होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्यू इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, लैम्बडा इंटू एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Q इक्वल टू कितना मिलेगा, लैम्बडा इनटू एल। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो निकल के आया है डेरिवेशन वो क्या है, E इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कि यहाँ पर Q का मान रख देंगे। और ये जो हमारे पास भाग बचा हुआ है, जो बीच वाला भाग बचा हुआ है एरिया, तो एरिया किसका लेंगे बेटा, क्षेत्रफल किसका लेंगे, बेलन का लेंगे। और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। मैं इसको हटा देता हूं और आप देखो समझो ध्यान से। देखो ठीक है ना, और आपने ये देखा Q इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू एल, और एरिया यानी जो क्षेत्रफल हमारे पास वो कितना है, 2 पाई आर एल। ये दोनों मान यानी Q का मान और A का मान उठा के यहां पर रख दो। तो देखो E इंटू A का मान कितना है बेटा, 2 पाई आर कैपिटल एल इज इक्वल टू Q का मान कितना है हमारे पास, लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्बडा से लैम्बडा, एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, तो E इज इक्वल टू, देखो ये 2 पाई नीचे आ जाएगा ना, तो देखो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और इनटू मैंने किधर लिख दिया, आर लिख दिया। ये 2 पाई आर नीचे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से क्या कर रहा हूं बेटा, भाग दे रहा हूं। तो E इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, देखो 2 तो आगे आ जाएगा, 2 लैम्बडा, और ये देखो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बच जाएगा, आर। आप जानते हो कि सर के का जो मान होता है हमारे पास वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो दिख रहा है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास किसका मान होगा, के का। तो देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ है, के, और लैम्बडा हमारे पास है, और नीचे क्या गया हमारे पास, आर। यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू हमको कितना मिला, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, तीनों जो इससे पहले मैंने मिटा दिया, आप देख लीजिएगा उसको। इस भाग के कारण, इस भाग के कारण, इस भाग के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकाला, तीनों को जोड़कर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिया। भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में 90 डिग्री था, भाग थर्ड में 0 डिग्री था, इसलिए भाग फर्स्ट और भाग सेकंड तो 0 हो गए। बचा तीसरा हमारे पास बचा था E वेक्टर डॉट डी, ये वाला। यहाँ से हमने E को बाहर ले लिया, D हमारे पास क्या हो गया, A, तो E इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है रेखीय आवेश वितरण लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या है, लैम्बडा इंटू एल।
बेलन का क्षेत्रफल हमको पता है कितना होता है 2 पाई आर एल। ए का मान और क्यू का मान हमने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया, तो हमको क्या मिल गया बेटा 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मान है हमारे पास वो कितना है 2 के लैम्बडा अपॉन आर है। बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। चलो बेटा ये हमारे पास पहला अनुप्रयोग हो गया, ठीक है ना। आप एक बार इसको देखो, बार बार देखोगे तो आपको मैं गारंटी इस चीज की देता हूँ कि भाई आपको कुछ भी इधर उधर पढ़ने की या फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एक दो बार देखो, क्योंकि जो विजुअलाइज जो होता है हमारे पास दिमाग में जो चीजें रहती हैं वो पिक्टोरियल भी ज्यादा रहती है, तो इसको आप देखोगे बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं बहुत धीरे और आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप, जैसे आपको ऐसा लगता है स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ा लो आप, और आपको ऐसा लगता है स्पीड ज्यादा है तो स्पीड कम कर लो। यूट्यूब सारे ऑप्शन देता है आप लोगों को। लेकिन आपका जो एक योगदान है वो योगदान हमारे पास ये हो सकता है कि जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, वीडियोस को आप शेयर करो। जितनी भी सारी क्लासेज हैं, चाहे आपके पास जयपुर में क्लासेस में ले रहा हूँ जहाँ भी ऑफलाइन वगैरह है आपकी, और चाहे मैं कहीं और भी दूसरा या कहीं और क्लासेस ले रहा हूँ ऑफलाइन, तो वहां पर सभी इंस्टीट्यूशन के बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए कि भाई देखो ये एक ऐसी पहल है जिसको अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या कोई भी स्कूल या ऐसी कोचिंग नहीं है जो भाई इस तरीका से, क्योंकि बड़े बड़े आपको पता है फीस ले रहे हैं, चाहे वो कम ही फीस ले रहे हैं लेकिन फीस तो आपको ले ही रहे हैं ना। और यहाँ पर आपको एक क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी वाली क्लासेस मिल रही है, तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि भाई क्लास को आप जितना ज्यादा हो शेयर करें, और जो भी लोग हों उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे भाई मोटिवेशन बढ़ता है। यही है हमारे पास, तो यही आपकी फीस और यही सब कुछ है ना। वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, लॉन्ग टाइम तक देखो, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, अपन दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो दूसरा एप्लीकेशन है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो समझो, इसकी भी दो डायरेक्शन, दो बनेंगे हमारे पास डायग्राम, वो दोनों डायग्राम में बनवाऊंगा। देखो लिख देता हूं मैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है हमारे पास वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नॉन कंडक्टर हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू अपन को निकालने है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका यूज करके लिए निकालनी है बेटा? गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके लिए निकालनी है, यानी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसा हमने अनंत रेखीय आवेश के कारण पढ़ा था वैसे ही इसके लिए पढ़ेंगे। उसमें भी हमने दो डायग्राम बनाए थे और इसके अंदर भी अपन क्या बनेंगे, दो डायग्राम बनेंगे। देखिएगा जरा, देखो एक डायग्राम हमने बोला फॉर द डायरेक्शन यानी दिशा के लिए, और दूसरा डायग्राम हमने क्या बोला कि बेटा ये व्यंजक के लिए है, यानी फॉर द फॉर्मूला, ठीक है ना। सबसे पहले अपन जो चीज बोलते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। देखो आवेशित अचालक परत, चालक परत यानी कंडक्टर सरफेस के बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि चालक को यदि आवेश दोगे तो वह आवेश एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित। लेकिन अचालक परत को यदि आप आवेश दोगे तो आवेश वहीं उपस्थित, वहीं मौजूद रहेगा जहां पर आपने आवेश दिया है। इसका मतलब किसी अचालक वस्तु को, यानी इंसुलेटर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको यदि आपको चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो उसके प्रति बिंदु पर आपको बराबर क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। लेकिन चालक यानी कंडक्टर के अंदर ऐसी क्वालिटी है नहीं है। चालक को अगर आप आवेश दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक समान रूप से उसकी सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अपन के पास पहले जो अनुप्रयोग थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो 5 अनुप्रयोग हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग वो कितने हमारे पास, एक ही रह गया है। कितने, सॉरी एक नहीं 3 रह गए हैं, जिसमें एक मैंने करा दिया, दूसरे में करा रहा हूँ और तीसरा भी मैं आपको करा दूंगा। देखो बिना किसी डिले के हम सबसे पहले तो एक परत बना देते हैं। देखो
ये हमने एक सतह बना दी। क्या बना दिए? सतह। सतह को हमने दे दिया बेटा चार्ज यानी आवेश। ये लो अचानक है, लेकिन हमने आवेश दे दिया, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। वही इसका भी कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु को हमने बोल दिया O, और इस मध्य बिंदु से बेटा r दूरी पर हमारे पास वही क्या उपस्थित होगा? बिंदु P, और इस पर निकालनी पड़ेगी अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर? हमने क्या बोला? एक आवेश, एक प्लेट ले ली, उसको आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया। अब आवेश हमारे पास इसकी सतह पर वितरित हो रहा है, तो बेटा कौन सा आवेश घनत्व आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा यानी सिग्मा। ठीक है, लेकिन हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे भूल जाएंगे कि गाउस हमारे पास इजीली सॉल्व कर देगा। गाउस तो अल्पांशों में मानेगा, यानी अल्पांशों में डिवाइड करेगा, यानी एलिमेंट के अंदर फॉर्मेट करेगा इसको। तो गाउस अगर इसको अल्पांशों में बांटेगा तो अपन भी यहाँ पर अल्पांशों में इसको बांट सकते हैं, क्या दिक्कत है? इसके लिए हमने दो अल्पांश माने बेटा। एक एलिमेंट ये ले लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले सेम है तीनों के तीनों अनुप्रयोग, और एक इधर होगा तो एक इधर भी तो होगा भाई। इससे डिराइव कैसे कर सकते हैं अपन? दोनों बराबर, दोनों तरफ बराबर होगा। इस अल्पांश को मैंने ए बोल दिया, इस अल्पांश को मैंने बी बोल दिया। अब ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये जो दोनों जो आपके पास जो अल्पांश हैं, वो दोनों अल्पांश बिंदु पी पर क्या उत्पन्न करेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। यानी ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो बिल्कुल कर दो उसके जैसा ये सेम। यानी अगर ये उत्पन्न करेगा ये ए, तो ये इधर आएगा। इसको मैं बोल देता हूं इवन वेक्टर, आपकी जो इच्छा वो बोल दो, इवन वेक्टर E2 वेक्टर। अगर ये उत्पन्न करेगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी? इधर आएगी। इसको अपन बोलेंगे क्या? E2 वेक्टर, यानी इवन वेक्टर और E2 वेक्टर। ये हमारे पास बिंदु P है, मैं इसको यहां डिनोट कर दिया है। वही बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी? दो। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब दो दिशाएं हो जाएंगी तो वो संभव है क्या? भाई बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो क्या करोगे आप? बोला घटकों में विभक्त कर देंगे, यानी घटकों में विभाजित कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे उसको। कौन कौन से फैक्टर? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, यानी हॉरिजॉन्टल फैक्टर एंड वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर फैक्टर। E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, इनमें डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये E1 आ रहा है बेटा, अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका लंबवत घटक, ये भी थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा मान लेते हैं, इसका लंबवत घटक हमारे पास कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा, और क्षैतिज घटक तो इधर ही होगा बेटा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। इसका भी हमारे पास E2 का लंबवत घटक ऊपर हो जाएगा E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक हो जाएगा हमारे पास ये E2 cos थीटा। देखो बेटा यहां से और ये लंबाई अपन L मान लेते हैं, और ये लंबाई भी अपन L मान लेते हैं। ये अगर दूरी R है हमारे पास, क्या है ये R, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो वही R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय से ये भी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? सेम, यानी यहां से और यहां तक दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां से और यहां तक दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी इन A और B अल्पांशों से बिंदु P की दूरी कैसी है? समान। दोनों पर आवेश का वितरण भी कैसा होगा? समान। तो आप ये तो मान सकते हो ना सर कि ये दूरी समान, ये दूरी समान, ये इस पर आवेश समान, इस पर आवेश समान, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इन दोनों का परिमाण परस्पर कैसा होगा? समान। अगर इन दोनों E1 और E2 का मान कैसा होगा बेटा? समान होगा, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का मान भी परस्पर कैसा होगा? समान होगा। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर उनके परिमाण समान हैं, लेकिन चित्र में दिखाया गया है कि दोनों की दिशा कैसी है? एक दूसरे के विपरीत। जब परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी निरस्त कर देते हैं, अर्थात इनके भी ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। लेकिन इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में है, और समान दिशा में होने के कारण ये परस्पर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों की दिशा समान, तो दोनों का परिणामी भी किधर आएगा? इधर ही आएगा भाई। परिणामी इधर आएगा, परिणामी क्या दिक्कत? अब परिणामी इधर आ रहा है तो हमको ये दिशा के लिए बनाया गया है ना, तो अपन क्या बोलेंगे? अपरिमित समरूप आवेशित अचलक परत के कारण बाह्यतम स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो सतह के लंबवत किधर होती है? बाहर की ओर होती है, परपेंडिकुलर द सरफेस
परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट, ठीक है ना, प्लेन शीट इसको बोलते हैं अपन, है ना। तो सतह से किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर होती है। ये आपके पास क्या हुई, दिशा हुई। देखो इन डायग्रामों को आपको रटना नहीं है, इनमें लिखना भी है आपको। अब इसमें क्या बोलोगे, हम एक परिमित सीमित पट्टिका या सतह की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसको क्यू आवेश दिया जाता है और एक समान रूप से इस आवेश को वितरित किया जाता है। आवेश का वितरण पृष्ठ पर हो रहा है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर निकालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस हेतु हम इस सतह पर दो अल्पांशों की कल्पना करते हैं, A और B, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर V2 वेक्टर है, परंतु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दिशा अलग अलग है, इसलिए इसको घटकों में विभाजित कर लिया जाता है। चित्र से स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर का परिमाण परस्पर कैसा है, समान है। इसलिए इनके ऊर्ध्वाधर घटक हमारे पास E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात जुड़ने के पश्चात अगर इनकी दिशा देखी जाए तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लिखा हुआ। यानी आपको रटना नहीं है, ये जो डायग्राम बनाया है ना, कैसे बनाया है वही तो आपको लिखना है। बनाया तो आपने ना, तो लिखोगी तो आप ही तो आपको जो चीजें रटनी नहीं है, डायग्राम आपको समझना है। डायग्राम समझ लिए तो लिख सकते हो आप। आज जो बिना किसी डिग्री के, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अपन व्यंजक कर लेते हैं। व्यंजक वही एक सतह बना दो, सबसे पहले सरफेस ये बना दी भाई। इस सतह की जो मोटाई है ना, हमने मानी नगण्य, मतलब कम मोटाई की सतह है, वही इसको आवेश दिया। क्यू आवेश दिया, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास। मैंने क्या किया, अब देखो अपन गाउस का नहीं पढ़ रहे, तो गाउस का सरफेस यानी गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना। अगर जैसे सपोज देखो, समझो ये मेरे पास एक अचालक सतह है, ये वाली मेरे पास अचालक सतह है। इस अचालक सतह को अगर मैंने आवेश दे दिया है तो देखो इसकी मोटाई हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिए। तो ये भी हमारे पास एक सतह होगी, इसकी ये भी सतह होगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस आवेश देता हूं तो प्लस आवेश, अगर इसकी मोटाई नगण्य मानिए तो प्लस आवेश इधर होगा ना, तो इधर जितना काम करेगा उधर भी तो उतना ही काम करेगा भाई साहब। यानी इस प्लस आवेश के कारण इधर भी हमारे पास प्रभाव होगा और इस प्लस आवेश के कारण इधर भी हमारे पास क्या होगा, प्रभाव होगा। अपन एक आवेश की बात कर लें तो जैसे ये हमारे पास है, ये सतह है, तो देखो ये हमारे पास इस आवेश के कारण इधर और इस आवेश के कारण इसी आवेश के कारण इधर, यानी एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ फिर से बन गया कि नहीं बन गया। यानी इस सतह के अंदर भी हम अब एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो कैसे समझो, मैंने बोला कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा और इधर भी होगा। मैंने इसको, ये कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है, तो इसके चारों ओर भी हमारे पास क्या होगा, एक पृष्ठ होगा। देखो ये मान लिया, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एक पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ होगा। बात समझ में आई? अब इसको भी हमने क्या बोल दिया, देखो ध्यान से, एक भाग, ये हमारे पास दूसरा भाग, और ये हमारे पास कौन सा, तीसरा भाग। अब हमारे पास जो गाउसियन पृष्ठ वो ऐसा हो गया है, यानी बीच वाला भाग विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा या फिर इधर होगा। देखो अगर आवेश हमारे पास प्लस क्यू है, यानी ये सतह है, ये सतह है, तो या तो इस सतह से इधर होगा या इस सतह से इधर होगा, यानी इधर और इधर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि सर इस भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी हमारे पास, और इस भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी हमारे पास, इधर होगी। इस भाग के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी हमारे पास, इधर होगी, यानी ई वेक्टर भी इधर होगा, क्योंकि बीच वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ तो इधर होगी या इधर होगी हमारे पास, सीधी सी बात है। लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश देखो, इधर सरफेस है ना, तो क्षेत्रफल सदिश इधर, और इस वाले भाग में क्षेत्रफल सदिश इधर, और इस वाले भाग में क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा हमारे पास। तो देखो इसका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर इधर और इसका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर इधर, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, डीए वेक्टर इधर हो जाएगा। यानी पहले वाले में तो दो भागों में हमारे पास 90 डिग्री बन रहा था और एक में 0 डिग्री बन रहा था, लेकिन इसमें देखोगे तो यहाँ पर ई वेक्टर डीए वेक्टर और यहाँ पर ई वेक्टर डीए वेक्टर, यानी दोनों समान दिशा में है। यानी यहाँ पर थीटा कितना है 0 और यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री। यानी अगर गाउस के नियम की बात करें तो गाउस के नियम से इस पृष्ठ से संबंधित
कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण होगा कि नहीं होगा, यानी तीनों के कारण होगा, बराबर किसको हो जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यानी देखो इंट्रीकेशन क्लोज पाथ फॉर 1 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस इंट्रीकेशन क्लोज पाथ फॉर 2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस इंट्रीकेशन क्लोज पाथ फॉर 3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चित्र से दे सकते हो कि सर यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो जहां 90 डिग्री में बन रहा है वो तो गया, गया किसमें, अरे भाई 0 में गया, क्योंकि यहाँ से डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 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 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 90 कितना हो जाएगा 0। अगर cos 90 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। बचेंगे कितने भाग भाई 2। मैं अब इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखो है ना, इजीली थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूंगा जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा, देखेगा ढंग से। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये बचा और एक हमारे पास ये बचा। आपने सर देखा कि ई का मान तो कैसा है समान, देखो ईडीए हमारे पास कितना हो गया 2 इंट्रीकेशन क्लोज पाथ ईडीए और इक्वल टू कितना आया भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ई को मैं अभी कैसे ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, बचेगा क्या इंट्रीकेशन क्लोज पाथ डीए इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है बेटा कि हमारे पास इंट्रीकेशन क्लोज पाथ डीए किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से 2E और हमारे पास ये कितना हो गया बेटा A इक्वल टू कितना आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप बोलोगे सर कि आवेश का वितरण तो सतह पर हो रहा है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की सतह पर क्या हो रहा है आवेश का वितरण, और ऑब्जेक्ट की सतह पर अगर आवेश का वितरण हो रहा है तो हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आपको पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू कितना होता है बेटा Q अपॉन A। अगर मैं यहां से Q की वैल्यू निकालूंगा तो Q इक्वल टू मुझे मिलेगा सिग्मा इंटू A। तो देखो भाई इस Q का मान सिग्मा इंटू A ये उठा के यहां पर रख दू ना, तो रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2EA इक्वल टू मुझे Q की जगह क्या मिला सिग्मा गुणा A अपॉन में क्या मिला एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल आउट। मुझे मान किसका निकालना है सर, मुझे मान निकालना है E का। तो E इक्वल टू मुझे देखो ऊपर क्या है सिग्मा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास E का मान कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखो समझो मैंने क्या किया, इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर 0 डिग्री 0 0 यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री, cos 90 का मान 0, पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डॉट को हटाएंगे तो cos आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा ईडीए और ईडीए कितना हो गया 2EDA और 2EDA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया। मैंने देखो E को किधर ले लिया फिर बाहर, बचा क्या डीए का मान कितना हो गया A और पृष्ठीय आवेश वितरण है इसलिए सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन है तो Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। ये मान यहाँ पर रख दिया तो A से कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल टू हमको मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आई बेटा अपरिमित समरूप आवेशित अचलक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, गाउस के दोनों अनुप्रयोग मैंने समझा दिए हैं आपको, क्लियर है ना। अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत होती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार वीडियो को देखो और उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए 9672184972। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप करो, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप इसको कॉल कर सकते हो, सारी समस्या को समाधान किया जाएगा। किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के अंदर, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर, ठीक है ना। अब हमारे पास जो तीसरा अनुप्रयोग आता है बेटा, वो तीसरा अनुप्रयोग आता है हमारे पास गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा अनुप्रयोग आता है, गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तीसरा अनुप्रयोग है हमारे पास। चालक गोला लिख देता हूं मैं ना, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर, ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर। बात समझ में आई, यानी खोखले गोले
या होलो स्फीयर बोल दो, आप चालक गोला बोल दो, एक ही बात है। चालक गोला बोल दो, गोले कोष बोल दो, खोखला गोला बोल दो, इसकी तीनों की बात एक ही है। बात समझ में आगे नहीं आई। तीसरा प्रयोग है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो समझो, इस चालक गोले में जो चालक है, तो चालक को अगर आवेश देंगे तो चालक की सतह पर आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, यानी एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और चालक की सतह पर यदि आवेश वितरित हो रहा है तो उसको भी तो अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। और पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे तो उसमें क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आपको पता है किसी भी चालक के अंतर्गत जो आवेश का मान होता है वो होता है शून्य, यानी चालक गोला, खोखला गोला या गोलीय कोष के अंदर आवेश का मान सदैव शून्य होता है, इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, शून्य होगी। कैसी होगी, शून्य होगी। देखो इसकी तीन कंडीशन हो सकती है बेटा। कोई भी हमारे पास एक चालक गोला है, हम बोल रहे थे, देखो मैं बोल रहा हूँ इसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ। लैंग्वेज क्या होगी, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस चालक गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर निकालने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बिंदु P हमारे पास अलग अलग स्थिति में हो सकता है, यानी बिंदु P इस गोले से बाहर भी हो सकता है, बिंदु P गोले की सतह पर भी हो सकता है, और बिंदु P गोले के अंदर भी हो सकता है। तीन कंडीशन हुई, यानी बिंदु P गोले के बाहर, बिंदु P गोले की सतह पर, बिंदु P गोले के अंदर। तीन कंडीशन हुई कि नहीं हुई। इन तीनों कंडीशनों को मैं अलग अलग समझा देता हूं। देखो मैंने बोल रहा हूं कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो, तो गोले के जब बाहर होगा तो बेटा गोले की त्रिज्या से उसका मान क्या होगा, ज्यादा, यानी स्मॉल r का मान क्या होगा, कैपिटल R से ज्यादा। जब ये सतह पर होगा, किस पर होगा, सतह पर, तो स्मॉल r का मान किसका होगा, कैपिटल R के बराबर। और जब ये गोले के अंदर होगा, बिंदु P गोले का होगा अंदर, तो r का मान होगा कैपिटल R से छोटा। देखो समझो तीनों ही कंडीशन में। मैंने ये गोला बनाया, दिख रहा है, और बड़ा बना देते चलो। ये गोला मैं तीनों कंडीशन एक साथ समझाना चाह रहा हूं ना। और ये गोला बेटा आवेश दिया तो सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये लो, सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो गया। मैंने बोला कि सर इसकी त्रिज्या कितनी है, आपने बोला सर त्रिज्या तो कैपिटल R है। कहां से है, O बिंदु से। इसकी भी क्या है बेटा, कैपिटल R। कहां से है, O बिंदु से। इसकी भी क्या है बेटा, कैपिटल R। कहां से है, O बिंदु से। हमने बोला कि एक बिंदु P है जो गोले के बाहर स्थित है, ये बिंदु P R दूरी पर बाहर है। इस पर बोला बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है, यानी R है। इसमें बोला बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। बात समझ में आई है। अगर ये गोले के बाहर स्थित है, यहाँ पर किसी अल्पांश की कल्पना करेंगे और गाउस के नियम की बात करें तो इस बिंदु पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत फ्लक्स के निकालेंगे, यानी कुल विद्युत फ्लक्स हमारे पास कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अल्पांश की अगर अपन बात करें तो अल्पांश इंट्रीकेशन क्लोज पाथ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा बेटा, क्यू आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है, और क्यू आवेश दिया है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन में ई वेक्टर हमारे पास इधर होगा और ए वेक्टर भी हमारे पास है इधर होगा, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर की सभी कंडीशन में दिशा कैसी होगी, समान, और दोनों समान दिशा में होंगे तो इनके मध्य हमारे पास एंगल कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने थीटा का मान कितना है बेटा, 0 डिग्री। तो डॉट को हटाएंगे तो कॉस आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर जाएगा ई डी ए कॉस, तो कितना जाएगा कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान कितना होता है भाई साहब, 1 होता है। ई को किधर ले लो, बाहर, इंटीग्रेशन क्रॉस पाथ, क्या बचा है, dA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा सर इसका dA का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको देखा कि इंटीग्रेशन क्रॉस पाथ dA इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा बेटा, a मिलेगा। कितना मिलेगा, a मिलेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पृष्ठ है और पृष्ठ पर आवेश वितरण होता है, तो हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है कि नहीं आता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को अपन प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, किससे करते हैं बताओ, सिग्मा से करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बस में ये हमारे पास गोला है, क्या हमारे पास है, गोला है। आपको एक चीज पे इतना फोकस करना है कि देखो अब ये गोला बन रहा है ना, ये वाला
जो सिग्मा आएगा हमारे पास, अब सिग्मा क्यू और एक गोला बन रहा है ना, तो ये क्षेत्रफल आएगा ना, ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये तो आएगा इस, जो ये गोला बन जाएगा ना यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ का, तो ये क्षेत्रफल तो आएगा इसका, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व में जो क्षेत्रफल आएगा वो इसका आएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया सिग्मा इक्वल टू, देखो क्यू अपॉन ए, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मान रख दूं तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में देखो अब इतना आ गया। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो ई का मान हमको कितना मिला बेटा, देखो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन में हमको कितना मिला आर स्क्वायर। तो किसी भी चालक गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो तो हमारे पास कितना मिलेगा, ई इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोल दिया आपको, इस समीकरण को गौर से देखिएगा। अब मैंने आपको ये बोल दिया है कि ये जो बिंदु चलकर यहां पर आ गया, तो सर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तो बाकी कुछ करना ही नहीं है सर। इस सूत्र के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान रख दो ना, तो मैंने क्या बोला, बिल्कुल रख दो, दिक्कत क्या है। तो ई इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर, यदि इन दोनों का मान समान है तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो ई इक्वल टू मुझे कितना मिला, सिग्मा मिला कि नहीं मिला, ई इक्वल टू मुझे कितना मिला सिग्मा, देखो ए इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर सही है, ई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये मिला आपको, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यानी अगर बात करूं मैं तो इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर ही तो आ रही है हमारे पास, देख लो यहां से, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे पृष्ठीय जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी ये होगा, ओरिजिनल होगा वो भी ये होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे ई इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसका 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा ना, सब इक्वल टू क्या मिलेगा सिग्मा। यहाँ पर ई इन हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। मैं इसका रीजन क्या बता चुका हूँ कि ये चालक गोला है, चालक गोला हो, खोखला गोला हो या गोलीय कोष हो, उसमें सभी में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर आवेश का मान कैसा होता है, शून्य, और आवेश का मान शून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कैसी होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बाहर आया बेटा सिग्मा आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, सतह पर आया ई इक्वल टू सिग्मा, और गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितनी होती है, शून्य होती है, वो मैंने आपको करा दिया है। आई होप आप सभी को समझना आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पूरा बड़ा लेक्चर है, इसको बार बार देखो, कुछ भी दिक्कत हो तो बाद में पूछो बेटा, है ना। क्लासेस इसी तरीके से चलती रहेगी। आगे जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो हो सकता है कि जो ऑफलाइन क्लासेस है ना, उन क्लासेस की मैं लाइव सेशन आपको कर दूँ, मतलब ऑफलाइन क्लासेस होगी ना, उसी क्लास को मैं यूट्यूब पर डाल दूँ, जिससे थोड़ा समझने भी और अच्छा, देखो अच्छा तो यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं समझने में, ऐसा भी क्लास चलेंगी तो कोई इशू है नहीं, लेकिन वहाँ की क्लास डालूंगा ना तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग आ जाएगी, ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि मैं ऑफलाइन जो बैचेस में क्लास लेता हूँ वहाँ पर क्लास को एज इट मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, मतलब यहाँ पे डाल दूँ उसी क्लास को रिकॉर्ड करके, ठीक है ना। और बाकी आपकी क्लासेस तो चल रही है, किसी भी तरीका की दिक्कत लेनी टेंशन लेनी है नहीं आपको, बस आपको तो एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई साहब और बहन जी कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, चैनल को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करना है आपको, ठीक है ना। तो ये मेरी आपसे एक विनती है, बस इसको सुन लीजिए आप, है ना। मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो और भी अच्छी बात है, फ्री में देख लो भाई, फ्री में तो देख ही रहे हो, कोई इशू है नहीं बेटा, है ना, आराम से देखो, कोई दिक्कत है नहीं, इसको फ्री तो मैं मजाक कर लेता हूँ, फ्री पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए एक तरीका से सेवा है, ये तो स्टूडेंट के लिए, तो ज्ञान जितना होता है उसको जितना आप एक्सपेंड करोगे ना उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, इसलिए ज्ञान देने में कभी भी मतलब निसंकोच, अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप दीजिए, लोगों तक प्रचारित कीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए, किसी लोगों को काम आए, किसी बच्चों को काम आए, किसी गरीब बच्चे के काम आए जो पढ़ नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता शिक्षा को, तो उसके लिए ये सारी पहल चलाई जा रही है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।